नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, नवंबर से और अक्टूबर के महीने में रबी फसलों की बुवाई होती है। बुवाई के पहले हमारे किसान भाइयों को कौन कौन सी खास तैयारी करना चाहिए जिससे उत्पादन में वृद्धि हो। तो किसान भाइयों, इसी संबंध में जानकारी लेने के लिए आज हमें कृषि महाविद्यालय सीहोर में और हमारे साथ हैं यहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर JS गाठी साहब। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सभी को नमस्कार। किसान भाइयों, हमारे साथ एक सफल किसान भी हैं जो अपनी सफलता के राज आपको बताएंगे। एक युवा सफल किसान हैं मनोज कुशवाहा जी, ग्राम बिजलौन से। जी, आपका भी स्वागत है। किसान भाइयों, सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि रबी मौसम की तैयारी के लिए किसान भाई क्या काम करें। सभी को नमस्कार। जैसा कि अभी जो रबी की फसलें हमारी है, इसमें जो हम बोनी करने जा रहे हैं तो काफ़ी विशेष सावधानियों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अच्छा उत्पादन या अच्छी पैदावार यदि किसान भाई को प्राप्त करना है तो खेत की तैयारी और उसके समय में क्या क्या हमको तैयारी कर सकते हैं उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि अभी हमारा रबी की बोनी का दौर आ रहा है, तो ऐसे समय में हमारे जो आदान सामग्री है सबसे पहले हमको विशेष रूप से उस पर ध्यान रखें, क्योंकि हमारी जो रबी की फसलें हैं उसमें हमारा जो बीज है वो बहुत महत्वपूर्ण आदान सामग्री है। तो बीज की व्यवस्था हम पहले से कर लें, जो हमारा बीज है वो अच्छे सोर्स से लाएँ। दूसरा, साथ ही साथ हमारे जो आगामी जो आदान है, जैसे हमको खाद की ज़रूरत पड़ेगी, उर्वरकों की ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही साथ जो हमारे जो उसकी जो दवाइयाँ हैं, जो कीटनाशक के रूप में, फफूंदनाशक दवाई के रूप में, और साथ ही साथ और भी दूसरी कोई बीमारियाँ उसमें आती है, इनसे बचाव करने के लिए हमको जो आदान सामग्री चाहिए किसान भाइयों को समय पर करना होगा, जिससे हम समय पर सारे कार्यक्रम को कर सकें और अच्छा उत्पादन हम प्राप्त कर सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। तो हमें पहले तैयारी कर लेना चाहिए, बुवाई के पहले बीज तैयार कर लें, ये सोच लें इस खेत में कौन सी किस्म का कितनी सिंचाई वाला हमें बीज बोना वो तैयार कर लें, खाद अगर मिलाना चाहें तो वो रख लें। और सबसे पहले किसान भाई ये सोच रहे होंगे खेत की तैयारी कैसे करें। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई खेत की तैयारी कैसे करें। जी बिल्कुल। देखिए, किसी भी रबी फसल के उत्पादन को प्राप्त करने के लिए खेत की तैयारी बहुत अच्छे से होना आवश्यक है। और अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं, आपने देखा होगा कि जो रबी में जो फसलें होती है, एक तो हमारी परंपरागत फसलें हैं जैसे गेहूँ है, चना है, मटर है, अलसी है, सरसों है, ये इनकी बुआई का एक तरीका अलग है। जो हमारी व्यावसायिक फसलें हैं, खासकर सब्जियों की खेती है, आलू की खेती है, गन्ना की खेती है, इनकी जो खेत की तैयारी है वो अलग प्रकार से होती है। तो इसमें हमको विशेष ध्यान रखना है कि कौन सी फसल के लिए किस तरह की मिट्टी की तैयारी की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, हमको साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि जब हम मिट्टी की तैयारी कर रहे हैं तो फसल का विशेष ध्यान रखें। फसल के साथ साथ उसकी किस्म कौन सी है, कितने दिन की किस्म ले रहे हैं, उस पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि ज़मीन की तैयारी का और फसल का बोनी का और उसके उत्पादन तक, इसमें आपस में एक दूसरे पे संबंध होता है और उसी के हिसाब से हमको फसल की पैदावार प्राप्त होती है। तो जैसे खेत में मिट्टी होगी, मिट्टी अगर स्वस्थ है तो उत्पादन अच्छा होगा। मिट्टी के लिए स्वस्थ बनने के लिए कौन कौन से पोषक तत्व देना चाहिए, डॉक्टर साहब इस संबंध में बताएं। जी बिल्कुल, पोषक तत्वों पे भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। लेकिन जैसे रबी की फसल की हम तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे खासकर हमारे जो क्षेत्र की गेहूं प्रमुख फसल है, तो गेहूं की फसल की जैसे यदि हम तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो हम जो भूमि तैयार करते हैं काफ़ी भुरभुरी होना चाहिए। उसको जब हम तैयार करते हैं तो कल्टीवेटर आड़ा और खड़ा चला के मुट्ठी भरभरी करके उसको रोटावेटर चला के हमको प्लेन कर देना चाहिए। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि नमी का संरक्षण ज़्यादा समय तक हो और उसमें नमी ज़्यादा समय तक बनी होगी तो फसल के काम आएगी। दूसरा हमारा बात यहाँ पे था कि उसका पोषण प्रबंधन कैसे हो। तो पोषण प्रबंधन के लिए जो रबी फसलों का पोषण प्रबंधन बहुत मायने रखता है। उसमें किस फसल में कितने खाद और उर्वरक की आवश्यकता है, उसकी संतुलित मात्रा का हमें ज्ञात होना चाहिए। साथ ही साथ हमको मिट्टी की जांच के आधार पर किसी भी पोषक तत्वों को डालना चाहिए। जैसे आपकी खरीफ की फसल कट चुकी है, कटने के बाद और रबी की बोनी के समय में यदि हमारे पास 10 से 15 दिन का समय है तो मिट्टी का नमूना लेकर उसको हम, हमारी बहुत सारी प्रयोगशाला है, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र की प्रयोगशाला हो सकती है, चाहे हमारे कृषि विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला हो,
चाहे हमारे बहुत सारे आजकल एफपीओ भी सृजन करके एफपीओ के माध्यम से भी चल रही है, तो उस प्रयोगशाला में हम मिट्टी की जांच कराएं। जांच के आधार पर हमें पता चलेगा कि किस फसल में हमको कितना पोषक तत्वों की आवश्यकता है। तो मेरा किसान भाइयों को ये सुझाव है कि मिट्टी के पोषण के संबंध में, फसल के पोषण के संबंध में मिट्टी की जांच कराना हमें बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, वक्त बदल रहा है, बदलते वक्त के साथ साथ खेती के तौर तरीके बदल रहे हैं, तो हमारे किसान भाई चाहते हैं कि उन्नत किस्में उनको बोएं। तो रबी मौसम में कौन कौन सी फसलें हैं, उनको कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। किसान भाई यहीं पर कुछ गलतियां कर जाते हैं। जो किस्में होती है, उन्नत किस्मों में भी अलग अलग प्रकार का वो उसमें अवधि होती है पकने की। पहले तो हम ये ध्यान रखें कि हमारी मिट्टी कैसी है। यदि आपकी मिट्टी में भारीपन है तो हम इस मान सकते हैं कि मध्यम से ज़्यादा दिन अवधि वाली हम किस्मों को चुन सकते हैं। यदि हमें लगता है कि ज़मीन हमारी हल्की है तो हम कम अवधि की फसल चुनें। साथ ही साथ कुछ किस्में ऐसी भी है, खासकर जैसे गेहूं की मैं बात करूं, तो गेहूं में यदि हमारे पास पानी के संसाधन कम है, मान लीजिए आपके पास 2 सिंचाई है, 3 सिंचाई है, तो ऐसी परिस्थिति में किस्में अलग है। जैसे HI 1634 है, HI 1636 है, जो हमारी पूर्ण HI 1544 है, ऐसी किस्मों का हम चयन कर सकते हैं। लेकिन यदि हम मध्यम किस्मों की यदि हम बात करें तो HI 1650 है। उसके अलावा और भी हमारे राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से जो विमोचित किस्में हैं, RVW 4106 है। ऐसी किस्मों का हम चयन करें जिससे हमको पैदावार ज़्यादा मिलेगी। तो हमको किस्मों के चयन के समय याद ये भी ध्यान रखना है कि जिस फसल को ले रहे हैं उसकी कौन सी अच्छी उन्नत किस्में हैं। जैसे चने की यदि मैं बात करूं तो चने में भी हमारे जो राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर है, उसका ये जो RK कृषि महाविद्यालय सीहोर है, यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी किस्में निकाली गई है, जिसमें RVG 202, RVG 203, RVG 204। इन किस्मों की खूबी ये है कि ये जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सक्षम है। यदि हमारा ऐसा लगता है कि नमी यदि कम हो रही है और यदि उसमें सूखापन आ रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में भी उसकी जड़ों का जो विस्तार इस तरह से किया गया है कि उसको लंबे समय तक सहन कर सकती है। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के हिसाब से बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो हमारे किसान भाइयों को खेतों में देखी जा रही है। खासकर जो उकसूक है या जिसको हम उकटा के नाम से कहते हैं, ये इन बीमारियों के प्रति भी प्रतिरोधक क्षमता इन किस्मों में देखी गई है। तो मेरा किसान भाइयों को सुझाव है कि इन किस्मों को जब हम चयन करें किसी अच्छे सोर्स से लें, चाहे वो हमारे बीज प्रमाणीकरण की संस्थाएं हो, बीज निगम हो, या हमारी जो बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जो अच्छा काम कर रही है, या हमारा कृषि महाविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, इन जगह से बीज का हम सोर्स का चुनाव करें जिससे हमको उत्पादन अच्छा मिले। डॉक्टर साहब, बुवाई के पहले हम किसान बीज का चयन कैसे करें? जैसे घर में बीज रखा हुआ पिछले साल का, उसको बिंडी में से निकाला या बोरी में से निकाला और बो देते हैं, तो बीज का चयन कैसे करें? कैसा बीज हो, क्या उसका उपचार भी करना चाहिए? जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि बीज का चुनाव और बीज उपचार ये रबी फसलों के उत्पादन में ऐसे 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जिससे हमारा उत्पादन प्रभावित होता है। इसमें आपने बात बहुत अच्छी उठाई कि यदि किसान भाई के घर में बीज रखा हुआ है, अब बीज रखा है तो कितने महीने पुराना रखा हुआ है, बीज की जो बोरी का रेक है कितनी रखी हुई है, 5 बोरी से यदि ऊपर की रेक रखी हुई है तो उसका नीचे की जो बोरी है उसका अंकुरण प्रभावित हो सकता है। तो सबसे पहले किसान भाई को ये करना चाहिए कि बीज को निकाल के उसको साफ़ करें। साफ़ करने के बाद यदि उसमें कोई कीड़े के अंडे पड़े हैं या कोई डैमेज है तो ऐसे सीड को हम अलग कर दें। उसके बाद हमारे स्पाइरल ग्रेडर एक छोटा सा यंत्र होता है जिस पे किसान भाई इसको चलाएं तो उसमें मिट्टी अलग हो जाएगी, कचरा अलग हो जाएगा और जो हमारा एक नॉर्मल साइज़ का जो दाना है वो अलग हो जाएगा। उस दाने को अलग करके फिर उसकी सफाई करके उसमें काम में ले सकते हैं। दूसरा एक सुझाव मैं किसान भाइयों को देना चाहूँगा कि बीज यदि भौतिक रूप से अच्छा दिख रहा है तो हम ये मान के ना चलें कि बीज बहुत अच्छा है। अच्छा, उसकी भौतिक शुद्धता के साथ साथ उसकी अंकुरण क्षमता भी हमको ज्ञात करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम घर का बीज ले रहे हैं तो किसान भाइयों को मेरा सुझाव है कि उस बीज को निकाल कर उसमें से 100 दाने लें। 100 दानों को आप एक जूट के बोरे पे 10-10 की लाइन में जमाएं। जमाने के बाद में उसको ढक के हल्का सा पानी डालें। पानी डालने के बाद में उसको छायादार जगह पे आप रख दीजिए। आप 7 से 8 दिन बाद देखेंगे कि वो बीज अंकुरित होकर निकलने लगेगा। अब उसमें से हम उसको दाने के गिन लेंगे कितने अंकुरित हुए कितने नहीं हुए। यदि हमको लगता है कि 100 में से 70 दाने उगाए हैं तो हम ये मान के चले कि जो हमारा घर का बीज है वो अच्छी श्रेणी का है, ये बोने लायक है, उत्तम है, इससे हमको पैदावार अच्छी मिलेगी। तो ये हमको विशेष रूप से उसमें ध्यान। किसान भाइयों, बीज का चयन सही करें, फिर उसका उपचार करें, इसके बाद ही खेत पे बोएं तो उत्पादन अच्छा होगा, अंकुरण अच्छा होगा। किसान भाइयों, अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलती है।
अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम हैं कृषि महाविद्यालय सीहोर के परिक्षेत्र में और हमारे साथ हैं यहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर GS गाडी जी। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका स्वागत है। ग्राम बिजलौन के हैं मनोज जी कुशवाहा, आपका भी एक बार स्वागत है। मनोज जी, अब आप ये बताएं कि आप एक युवा किसान हैं और एक युवा किसान के लिए आप एक खेती किस ढंग से करते हैं, कैसे आप सफल बने इसमें? सर, मैं खेती पहले करता था, हमारे पूर्वजों को उसमें आधारित पे चलती थी, मगर जो पहले उपज आती थी वो काफ़ी कम आती थी। तो फिर मैं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जुड़ा, आर्य के कॉलेज से, इनसे सर के द्वारा माध्यम से मैंने मतलब प्राकृतिक खेती के आधार पे और मतलब नई नई तकनीकों के हिसाब से मतलब खेती करना चालू किया। तो मेरी उपज में भी मुझे काफ़ी मुनाफा हुआ उसमें। और मतलब मैं बागवानी के आधार उस पर गया कि मतलब कि अपना गेहूं चने के आधार पे अपन रहते हुए मतलब इसमें ज़्यादा नहीं प्रॉफिट हो पाता है अपने को। तो उस आधार पे मैंने बगीचे का किया कि नींबू का बगीचा है मेरे पास में, तो एक आय का स्रोत तो दूसरा भी अपने पास में हुआ। और जो पहले हमारे मतलब 15-16 कुंटल गेहूं की उपज आती थी, वो आज हमारी कम से कम 20 कुंटल 22 कुंटल पर एकड़ आ रही है अभी। तो इससे हमें मतलब काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और मतलब अच्छे बीजों का चयन होता है। मतलब हमें अपने कृषि विज्ञान केंद्र से, आर्य के कॉलेज से, इससे हमें काफ़ी बीजों के विषय में और दवाइयाँ कब देना है, कितनी सिंचाइयों का गेहूं लगाना है, चना कौन सा लगाना है। और हाँ, ठीक। तो मनोज जी, क्या पशुपालन भी करते हैं? उससे क्या फ़ायदे हैं? हाँ, पशुपालन करते हैं। पशुपालन से हमें जो गायों से गोबर प्राप्त होता है, उसे हम मतलब हर सीजन पे मतलब अपने खेतों में डालते हैं। तो उससे क्या हमें 3 साल के लिए मतलब रासायनिक उर्वरक कम देना पड़ता है और उससे हमारी फसल अच्छी पैदा होती है और उपज में भी काफ़ी फ़ायदा होता है। और जो उससे मवेशियों से हमें दूध का उत्पादन होता है, वो से हम बेच के हमारे घर के आय में और इसमें काफ़ी सहयोग होता है। सत्य कह रहे हैं मनोज जी। हमारे किसान भाइयों को खेती में सब करना चाहिए, जैसे पशुपालन करना चाहिए, उद्यान की करना चाहिए, सब्जी भी करना चाहिए और खाद्यान्न फसलें तो हमारे किसान भाई करते ही हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने पूर्व में बीज उपचार और बीज के बारे में बताया, पर क्या किसान भाइयों को मिट्टी में क्या नमी होना चाहिए, इस बात पर ध्यान देना चाहिए? जी बिल्कुल, नमी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है रबी की फसलों में। यदि आप उसमें देखें कि वैसे ही रबी के सीज़न में पानी की उपलब्धता बहुत सारे स्थानों पर कम है या वाटर टेबल काफ़ी नीचे चला गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में हमको नमी का संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हमारे पास कितनी जल की उपलब्धता है, उसी हिसाब से रबी फसलों का हमको चयन करके बोनी करना चाहिए। जैसे ही हमारा बारिश का सीज़न ख़त्म होता है, तो उसके बाद में जो आखिरी के समय की जो नमी होती है, जिसको हम सुरक्षित नमी कहते हैं, अंतिम जो नमी होती है, उसका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। उससे किसान भाई एक पानी की बचत आराम से कर सकता है। जब आखिरी हमारे जब खरीफ की फसलों की कटाई हो जाती है, तो उसको तुरंत आप जुताई कर दें, आड़ा और खड़ा बखर चला के जुताई कर दें और उसके ऊपर पाटा चला दें, तो नमी का संरक्षण रहेगा। जब आप रबी फसलों की बोनी करेंगे तो आपको एक पानी की बचत हो जाएगी, चाहे चना हो चाहे गेहूं हो। यदि आप उसमें सूखे में बोनी भी आप कर देंगे तो उस नमी के माध्यम से बीज अंकुरित होकर बाहर आ जाएगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि नमी संरक्षण के साथ साथ जो सिंचाई की जो हमारी विधियाँ हैं,
वो भी किसान भाइयों को ध्यान रखना पड़ेगा। अधिकतर किसान भाई जो बहाव पद्धति से सिंचाई करते हैं रबी फसलों में, तो काफ़ी हमारा जो पानी है वो ख़राब हो जाता है, बह के बाहर निकल जाता है, चाहे सीपेज के माध्यम से हो सकता है या पानी ज़मीन के अंदर की तरफ उतर जाता है, तो उससे हमारा काफ़ी पानी का नुकसान होता है। तो इसमें हमारे किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि खासकर जैसे गेहूं की फसल है उस पर स्प्रिंकलर या फव्वारा पद्धति जिसको कहते हैं, फव्वारा पद्धति से वो सिंचाई करें तो उसमें पानी की बचत होगी। उसमें आप 40 से 50% तक पानी की बचत कर सकते हैं। कुछ हम हमारी रबी की जो सब्जी वाली फसलें हैं उसमें ड्रिप सिंचाई पद्धति से या टपक सिंचाई पद्धति से कर सकते हैं। टपक सिंचाई पद्धति में ये फ़ायदा होगा कि जहाँ हमको बहाव पद्धति में 100% पानी लग रहा है, वहाँ हम टपक सिंचाई में 25 से 30% पानी में ही काम चला सकते हैं जी। उतने ही पानी से हम 3 बार सिंचाई कर सकते हैं। तो इसलिए रबी की फसलों में सिंचाई एवं जल प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, उसी के आधार पर होता है। दूसरा, किसान भाइयों को मैं यहाँ पर ये सुझाव दूंगा कि जिस किसान भाई के पास मान लीजिए 2 सिंचाई की अवस्था, पानी की व्यवस्था है, तो जो रबी फसलों की क्रांतिक अवस्थाएँ होती है, क्रांतिक अवस्था मतलब कि ये वो अवस्था होती है जहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता फसल को पड़ती है। तो जब हमने बोनी कर दी, बोनी के बाद में बीज अंकुरित हो गया, तो 20 से 21 दिन की जो अवस्था होती है उस समय पानी बहुत आवश्यक होता है। साथ ही साथ आप फूल आने के पहले जो शाखा फूटने का समय होता है उस समय पानी की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा, जब दाना पड़ रहा होता है उस समय उसको पानी की अति आवश्यकता होती है। तो इसी तरह से करें। किसान भाई के पास यदि जल उपलब्ध है, ट्यूबवेल है या तालाब है, उसमें यदि पानी का संसाधन अच्छा है तो अनावश्यक पानी न बहे। अनावश्यक पानी देने की आवश्यकता रबी फसलों में नहीं पड़ती। डॉक्टर साहब, अभी आपने खेत में मिट्टी में कैसी नमी होना चाहिए, बहुत बढ़िया बात बताई। किसान हमारे बीच में उन्हीं से जानते हैं। मनोज भाई, ये बताएं आप कि किसान को लागत कम हो और उत्पादन अधिक बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? खेत की निगरानी करते रहना चाहिए अपने को कि किस समय पे कौन सा रोग आ रहा है, और उस समय पे मतलब जब सा रोग आ रहा है तो उस समय पे अपने को किस तरीके की दवाइयाँ देना चाहिए, तो अपने को कम लागत में वो इल्ली पर मतलब प्रकोप से बचाया जा सके। और जैसे समग्र खेती, जैसे आपने पशुपालन के बारे में बताया था, और क्या क्या करना चाहिए किसान को एक ही ज़मीन में? आप क्या करते हैं? मैं करता हूँ मतलब खेती से संबंधित अपने कृषि यंत्रों से भी करता हूँ, और उसी के साथ में पशुपालन है, मेरे पास में बागवानी का है, नींबू का बगीचा है। तो इसी के आधार पे मैं अपनी खेती को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। और जैसे प्राकृतिक खेती से उसमें करते हैं तो मतलब अपना मतलब जैविक तरीके से अपना 5 पत्ती का काढ़ा बना लिया। इसको डालने से मतलब अपने को रासायनिक वो कम लेना पड़ते हैं, और जो अपने ज़मीन में लेते हैं। और टी आकार की, जैसे चने में अपने को इल्ली के लिए टी आकार की खुटियाँ गाड़ देते हैं, तो उससे इल्लियों को पक्षी खा जाते हैं, तो अपने को रासायनिक दवाई का यूज़ कम करना पड़ता है उससे। बात तो सही कह रहे हैं आप, रासायनिक दवा का उपयोग करना चाहिए। क्या आप कहीं से प्रशिक्षण, ट्रेनिंग कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आपने लिए? हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र से मैं जाता हूँ, और अपने आर्य के कॉलेज से भी सर वगैरह से जानकारी लेता हूँ, मतलब अच्छे उन्नत किस्मों के बीजों के बारे में, और अच्छी उच्च मतलब किस तरीके की दवाई अपने को देना है कि फसल में मतलब कि किस समय पे क्या क्या रोग आने की संभावना है, और क्या दवाइयों से उसको रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल मनोज जी, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं कि एक किसान को एक सफल बनने के लिए अपनी कम ज़मीन में भी पशुपालन करना चाहिए, बागवानी करना चाहिए, सब्जी को भी करना चाहिए। तो इससे क्या है, आपको अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होती रहेगी। डॉक्टर साहब, आप अब अंत में आप हमारे किसान भाइयों को कोई महत्वपूर्ण बात जो छूट गई हो बताना चाहें तो बताएं। जी बिल्कुल, मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि खेतीबाड़ी में भी अब हमको व्यावसायिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण में हमको जो हमारी खेतीबाड़ी की तकनीक है वैज्ञानिक पद्धति से हम करें। नए जो हमारे खाद है, नए हमारे जो बीज हैं, उनका हम सही तरीके से चयन करें। साथ ही साथ अब किसान भाइयों को मार्केटिंग पे भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जो बाजार व्यवस्था है उस पर भी किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जो हमारा उत्पादन प्राप्त हो रहा है, किसान भाई उत्पादन प्राप्त होने के बाद किसान सीधा कृषि उपज मंडी में या किसी व्यापारी को बेच देता है, लेकिन यदि उसी को हम घर में ला के व्यवस्थित ग्रेडिंग करें, ग्रेडिंग करने के बाद में नॉर्मल दाना अलग, अंडर साइज अलग, अलग अलग प्रकार के ग्रेडिंग बनाकर फिर यदि हम बाज़ार में बेचेंगे तो हमारे किसान भाई को उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होगा। साथ ही साथ किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि अभी के जो परिदृश्य जिस हिसाब से है, अंधाधुंध जो रसायनों का उपयोग हो रहा है, इससे हमारी ज़मीन माता को बचाव करने के लिए हमें जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की ओर भी जाना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती में भी हम लागत को घटा सकते हैं। ज़मीन का जो वातावरण है, ज़मीन में जो जैविक कार्बन की मात्रा है उसको हम बढ़ा सकते हैं।
इसके साथ साथ हमारी उसकी फसलों की पैदावार भी बढ़ेगी और जो हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति है वो भी बनी रहेगी। और इस लिहाज से यदि हम देखें तो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हम एक अच्छा उत्पादन प्राप्त करके अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को समय पर महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मनोज कुशवाहा जी, आप अपने गांव से हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी किसान भाइयों, कार्यक्रम में अब समय है खबरें खेती का, आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। किसानों को मिल रहा मुआवजा, गेहूं स्टॉक सीमा तय, अनुदान पर करे डेयरी शुरू, इसबगोल की खेती से होगा लाभ और सीताफल ने बदली तकदीर। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में बेमौसम हो रही बरसात के चलते किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि इस साल अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण किसानों की फसल को नुकसान हुआ है। पीला मोजेक और कीट प्रकोप ने भी किसानों को परेशानी में डाला है। इसी तरह बारिश के कारण जनहानि, पशु हानि और मकान क्षति से भी किसानों को नुकसान हुआ है। ऐसे कठिन हालातों में सरकार ने किसानों को संबल देने में कोई कमी नहीं रखी है। किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों को मुआवजा राशि जारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता किसानों के लिए सरकार के खजाने में धन की कोई कमी नहीं है। प्रदेश के हर जरूरतमंद किसान को तत्परता पूर्वक सरकार का साथ, सहयोग और संबल दिया जा रहा है। प्रदेश के 23 लाख से अधिक किसानों को अब तक मुआवजा दिया जा चुका है। मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि भारत सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में गेहूं के लिए अधिकतम स्टॉक सीमा निर्धारित कर दी है। ये सीमा 31 मार्च 2026 तक लिए लागू की गई है। श्री राजपूत ने बताया कि व्यापारी थोक विक्रेता के अधिकतम स्टॉक सीमा 2000 मीट्रिक टन, प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 8 मीट्रिक टन और बिग चेन रिटेल में प्रत्येक आउटलेट के लिए 8 मीट्रिक टन सीमा तय की गई है। उन्होंने बताया कि आदेश के तहत संबंधित विधिक इकाइयों को अपने स्टॉक की जानकारी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। यदि किसी के पास निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक है तो उसे अधिसूचना जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर स्टॉक निर्धारित सीमा का लाना होगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा ढेरों योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं का लाभ लेकर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन सहित अन्य कार्य भी कर रहे हैं। इस सिलसिले में प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत किसानों को डेयरी की इकाई लागत पर अनुदान दिया जा रहा है। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों को इकाई लागत का 33% और सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 25% तक अनुदान दिया जा रहा है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापित की जा सकती है। इकाई की अधिकतम सीमा 42 लाख रुपए तक हो सकती है। योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ सिद्धांत के आधार पर दिया जा रहा है। डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए हितग्राही के पास कम से कम 3.5 एकड़ कृषि भूमि होना जरूरी है। इच्छुक किसान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसबगोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय फसल है जिसका चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसबगोल की बढ़ती मांग को देखते हुए इसकी खेती किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसबगोल भारतीय चिकित्सा पद्धति में उपयोग होने वाली एक महत्वपूर्ण औषधि है। इसबगोल का उत्पादन मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में बहुत होता है। ये एक ठंडी और शुष्क जलवायु वाली रबी के मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। इसबगोल की खेती के लिए दलोई दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। बीजों की बुआई का उचित समय अक्टूबर से दिसंबर है, मतलब इन दिनों इसकी बुआई की जा सकती है। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए करीब 10 से 15 टन जैविक खाद को दूसरी और तीसरी जुताई के बीच खेत में मिला देना चाहिए। इसबगोल में पानी की जरूरत अधिक नहीं रहती है, इसलिए इसकी सिंचाई 2 या 3 बार ही करें। इसबगोल की फसल बुआई के लगभग 2-2.5 महीने बाद, मतलब फरवरी से मार्च महीने के दौरान कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसबगोल की कटाई शुष्क मौसम में की जानी चाहिए। अन्य सावधानियों के साथ खरपतवार और कीटों का उपचार कर किसान इसकी अच्छी फसल ले सकते हैं।
धार जिला स्वाद से भरपूर, सुगंधित और रसीले सीताफल के लिए जाना जाता है। जिले में सीताफल वनोपज की श्रेणी में आता है, इसलिए यहाँ सीताफल प्राकृतिक रूप से उगता है। जिले में सीताफल का भरपूर लाभ लेने के लिए किसान चंद्रशेखर कुशवाहा की अगुवाई में एक उत्पादक कंपनी बनाई गई, जिसमें धीरे धीरे 300 से अधिक किसान जुड़ गए। कंपनी द्वारा आसपास के लोगों से उचित मूल्य देकर सीताफल की खरीदी की जाती है। उत्पादक यूनिट में इन सीताफलों को प्राकृतिक तरीके से पकाया जाता है और आसपास के बाजारों में बेचा जाता है। इसके साथ ही कंपनी द्वारा मशीनों की सहायता से सीताफल का पल्प निकाला जाता है, जिसकी मांग शादी, विवाह आदि में लगातार बनी रहती है। श्री कुशवाहा का कहना है कि जल्द ही इसका विस्तार कर पल्प को आइसक्रीम फैक्ट्री तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। तो किसान भाइयों, आज के खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा और जाना कि हमारे किसान भाई रबी मौसम में दूरदृष्टि का पालन करें, जैसे खेतों की तैयारी करें, देख रेख करें, बीज समय पे ले आएँ, खाद समय पे ले आएँ और सिंचाई का पर्याप्त ध्यान रखें। और जब पैदा आ जाए तो बाज़ार भाव के लिए आपको सारी तैयारी करना चाहिए, अच्छी उत्पादन लेना चाहिए, जिससे आपको बाज़ार में अच्छा भाव मिले। अगले कृषि दर्शन में ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।